नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास गबन को आगे बढ़ाते हुए आप चलते हैं उसके अगले अध्यायों की ओर, अध्याय 16 की ओर। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब ना आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर लें, पर रमेश बाबू में इतना साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियां उन्हें खूब ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें उदग्गपन मालूम होता। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन के आज कंगन की चर्चा तक न थी। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपए दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपए और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह से अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवानी है इधर? रमा ने टाल मटोल से गंगू इधर ना विरक्त हो रहा था कि आज को रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब चीजें कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपने यहाँ से 1 रुपैसा भी नहीं मिला। रमानाथ, भाई खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज या 600 रुपए जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, आप पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से जल्द रुपए वसूल होने वाले नहीं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हीले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना कर देता तो तुम किसी और कारीगर से क्यों नहीं कर देते? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो। हम रोज आजकल किया करते हैं। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उससे रुपए निकलना मुश्किल है। रतन, आज मुझे आप उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। तावान अलग, ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं रुपए डकार जाएं और चीज के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सराफ को दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते? मैं हंटर से बात करूं। रमानाथ, कहता तो हूँ 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढील डाले हुए हैं। आप उसकी लल्लो चप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि यूं ही हील हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने शराब सास जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन न बन सकेंगे। पिछला हिसाब भी बेबाक होना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज या तो भलमनसी नहीं है, एक महिला की चीज है। उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझसे अपने रुपयों के लिए पुर नोट लिखा है तो स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे? गंगू, पुर नोट को शायद लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने का उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपए कौन बड़ी बात है। कंगन तैयार है? रमा ने दांत पीसकर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों न कह दी? अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती ना। गंगू, मैं क्या जानता था, आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दिया होता
तो उसे चाहे कितना ही दुख होता पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी अधिक कठिनाइयों की दशा देख कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपए के करीब ऊपर से मिल जाते थे और वह किफायत करना जानता था। तो इन 8 महीनों में दोनों सराफों के कस्में कम आधे रुपए अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता और सराफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वारिकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियों ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सराफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सराफा को झांसा दूं पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद न आई। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपए भी दे देता तो वह निहाल हो जाता। वह अपनी जान पहचान वालों से उसे ऐसा कोई नजर न आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांधा रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपए खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उनका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहल्लत तो मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह उन्हीं चिंताओं में करोटे बदल रहा था कि जालपा की आंख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर हो सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा लाऊं। जालपा, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए फिरूंगा। जालपा, तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूंगी नहीं, मगर जाओगे कहाँ? रामानाथ, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। जालपा, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो 1 दिन भी ना रहा जाएगा। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीति करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पास ही ने मुझे यह बांधा रखा है, यही तो अब तक कहीं कभी चला गया होता। जालपा, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ तुम चिंता में डूब रहे हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है? रमानाथ, यह तुम्हारा भ्रम है। जालपा, मैंने तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। जालपा, तो तुम मुझसे सचमुच दिल से चाहते हो? रमानाथ, यह क्या मुंह से कहूँगा जभी? जालपा, अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ, यह तो तुमने बेढंग सवा प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं कि तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जालपा, मैं तो जानती हूँ। रमानाथ, बताओ। तुम बतला दो, मैं भी बतला दूं। मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। सोचकर बतलाओ, मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा यही सिखा, फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूँ? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। जालपा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम का स्थायी बना सकूं। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूँ। तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है न रूप है, बताओ। जालपा, बता दूं, मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। अब तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैं यहाँ आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता।
यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है, पर जब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बंध लूंगी तो लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, यह तुम्हारी केवल शंका है जालपा। मैं दोस्तों में भी कोई दुराव नहीं रखता, फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। जालपा, मेरी तरफ देखकर बोलो, आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव से फिर उसकी जुबान बंद कर दी। जालपा उसे जब पूछती सराफों को रुपए देते जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता, हाँ कुछ ना कुछ हर महीने देता जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उससे पूछा, शराब के तो अभी सब रुपए अदा न हुए होंगे। रमानाथ, अब थोड़े ही बाकी हैं। जालपा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ, हाँ लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम नहीं होंगे। जालपा, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल से कांप रहा था, कहीं जालपा यह प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई ना कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती, पर हाय रे आत्मगौरव। रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूं तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में यूं चीज ले आऊंगा, यह रुपए वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा उसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा। कहाँ से रुपए लाएं? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली, शायद वहाँ कुछ प्रबंध हो जाए, पर कौन प्रबंध करेगा इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता मैं अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मीजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मीजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2500 की जगह मीजान 2000 लिख दूं। रसीद वही कि जांच कौन करता है। अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मीजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसके मन में टिकने न दिया। इस भय में से कभी चित्त चंचल न हो जाए, उसने ये पेंसिल में के अंकों पर रोशनाई उधर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यही हैं, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुक्की पर जाएं। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आधा पाव भी फिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपए का बल का खा जाने में उन्हें क्या विपत्ति हो सकती थी। रमा को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा, आखिर सुबह को मैं घर ही पर बैठा रहता हूँ। अगर यहाँ आकर बैठ जाऊँ तो रोज 10-5 रुपए हाथ आ जाएं, फिर तो 6 महीनों में यह सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज यह चांदी ना होगी, 15 न सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज 5 रुपए मिल जाएं तो इतने ही दिन भर में और मिल जाएं तो 5-6 महीने में मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर उधर कर देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंग रूप जो पहले बंदूक की आवाज से चौंक पड़ता था, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने पर घर जाने की वाला था। एक बिसाती का ठेला आ पहुंचा।
रमा ने कहा, लौट कर चुंगी लूंगा। बिसाती ने मिकैद करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा जरूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपए जेब में रखे और घर चला। 25 रुपए केवल 2-2.5 घंटों में आ जाए। अगर एक महीने में भी यह नौबत या औसत रहे तो पल्ला भार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपए भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपए और वसूल हुए। चिराग जले, अब घर चला तो उसके मन पर एक चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत न आएगी। दोस्तों, यह था अध्याय 16। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर, अध्याय 17 की ओर। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वह रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वह आशा न पूरी होती। इतनी ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 9 रुपए जमा कर लिए थे। 9 दिनों में ही उसने 100 रुपए जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी न खाया था। जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आवें, तो उसे भी उसने बातों में ही टाला। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे यह क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वह इसी सोच में बैठा हुआ था। क्या वह 1 महीना भर के लिए और न मान जाएगी? इतने दिन तो वह और न बोलती थी। शायद वह उससे उऋण हो जाएगा। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा सराफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो गया था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेल लाऊं, मगर बादलों को देख देख कर रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वह प्रसन्न न थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वह लड़ने के लिए घर से तैयार हो आई थी और मुरव्वत और मुलाजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती थी। जालपा ने कहा, तुम खूब आई, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम जाऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है। बाबूजी को कल ही याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर मन ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है। आपकी शराब की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगर के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए, पर शायद अभी एक हीने से कम में चीज तैयार ना हो, पर होगी लाजवाब चीज, खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी न पिघली। तिनमिना कर बोली, अभी महीना भर और लगेगा। ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी ना हुई। आप उससे कह दीजिएगा मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं। रमानाथ, 1 महीना और लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था, अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग जाएंगे। रतन, मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए। बस सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं। आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि आपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपए मांग रही है, सराफ रुपए नहीं लौटा सकता। रतन के तीव्र नजरों से देखकर कहा, क्यों, रुपए क्यों न लौटाएगा? रमानाथ, इसलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वह कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके। उस सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने देर की है, उसका दंड भोगे। मुझे कल या 2 कंगन ला दीजिए या रुपए। आपसे यदि सराफे से दोस्ती है, आप मुलाइजे और मुरव्वत से सबब से कुछ ना कुछ कह सकते हैं, तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वह अच्छी दिल लगी, दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वह कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन के रुपए लिए।
बैठे बिठाए विपत्ति मोल ली। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं शराब की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। रतन, पूरे रुपए लूंगी, ऐसा न हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दे। रमानाथ, कल आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। यह कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखते आना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंभर दास को दिया कि मणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया वक्त जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विशंभर, और वह जो घर पर न मिले? रमानाथ, मिलेंगे, वह इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उसके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे, वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम, वह चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए। वह द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ न बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लग गए होंगे। शैतान तो है ही, जो कहीं रमेश रुपए दे दे तो चांदी है, मैंने तो 100-200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। मालिक चाहे तो 1000-500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए। आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपए ना दिए तो फिर बात भी ना पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूँ कि जब हुआ शतरंज खेलने को बुलाएं तो दौड़ा चला आऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर विशंभर लौटा। मणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूँ, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया, मतलबी कहीं का। अगर वो सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़ जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से यह नियम भी यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार न करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मन मुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़ कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वह एक कदाचित आकाश की काली अधेव मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वह भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सोचता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता। तो दोस्तों, यह था गबन उपन्यास का अध्याय 16 और 17। अब मिलते हैं उसके अगले अध्यायों में। धन्यवाद दोस्तों।